हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। आज ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए प्रिज्म। बच्चों, ये जो प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म ऐसा एक मटेरियल में बनाया जाता है जो कि होमोजीनस होता है। प्रिज्म को जो मटेरियल में हम बनाते हैं वो होमोजीनस होता है, मतलब एक ही मटेरियल विथ ओवरऑल डेंसिटी इक्वल इन एवरी डायरेक्शन। सेम टाइप ऑफ मटेरियल is present everywhere at every point in every direction in that prism, homogeneous, then it is transparent, मतलब light can pass through it। और तीसरा है ये रिफ्रैक्टिंग। तो प्रिज्म का ये तीनों नेचर के साथ और एक नेचर चाहिए। इट इज बाउंडेड बाय at least two non-parallel surfaces, bounded by at least two non-parallel surfaces। तो a prism is such a substance which is made up of material which is homogeneous, transparent, refracting, and that substance should be bounded by at least two non-parallel surfaces। इसका कई सारे surfaces हो सकते हैं, मगर ऐसा दो सरफेस होना चाहिए जो कि नॉन पैरेलल, मतलब वो दो सरफेस के बीच में कुछ एंगल बनना चाहिए, वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो तभी वो सब्सटेंस को हम प्रिज्म बोलेंगे। और हम अभी तक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, तो ये रिफ्रैक्टिंग नेचर का सरफेसेस होना चाहिए। जनरली जो यूज होता है हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म यूज होता है, इक्विलैटरल। फिर राइट एंगल प्रिज्म यूज होता है, और राइट एंगल आइसोस्केल्स प्रिज्म भी यूज होता है। राइट एंगल आइसोस्केल्स, जनरली ये तीन टाइप का प्रिज्म्स यूज होता है। इक्विलैटरल एक प्रिज्म जो हमारा A, B, C, D, E, F. You see, it is rectangular face. This is a rectangular face. This is another rectangular face. मतलब our A, F, D, B, D, E,
सी बी, फिर ए एफ ई सी, ये तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस है, और ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगुलर फेसेस है। ये ए बी सी डी ई एफ ये दोनों को बेस बोलते हैं। और ये जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ये रेक्टेंगुलर फेसेस रिफ्रैक्टिंग होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मतलब हमारा जो ए बी डी एफ, फिर डी ई सी बी, डी ई सी बी, फिर ए एफ ई सी, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मतलब लाइट एक सरफेस से एंटर करेगा तो दूसरा सरफेस से निकलेगा, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो ट्रायंगुलर बेसिस ये ज़्यादातर यूज होता है। ये जो दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ द प्रिज्म। These are two non-parallel surfaces, non-bounded by at least two non-parallel surfaces. इसके और इसके बीच में ये एंगल, इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म होता है तो ये एंगल सब 60 डिग्री होता है। सो इफ द प्रिज्म इज इक्विलैटरल, देन angle of the prism is 60 degree. मतलब angle between two refracting faces is 60 degree. So ये प्रिज्म का जनरल आइडिया है। तो अभी रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म के थ्रू में, ये हम डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। जब भी हम इसका इसका एक क्रॉस सेक्शन हम ले जाएंगे तो कैसा दिखेगा। इसका एक सेक्शन लेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। तो जब भी हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे, कोई फार्मूला निकालेंगे प्रिज्म का, तो एक इसका एक क्रॉस सेक्शन लेके ही निकालेंगे। क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन है एक ट्रायंगल। सो एक इक्विलैटरल प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन एक ट्रायंगल होता है। तो चलो, ये जो ट्रायंगल का ये फेस, सपोज इसको हम नेमिंग करते हैं एक्स वाई जेड। ये जो एक्स वाई और एक्स जेड, ये दोनों दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई इसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स जेड इसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स वाई और एक्स जेड के बीच में जो एंगल बना, ये है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये एंगल ऑफ द प्रिज्म को हम ए लिखेंगे। ए है एंगल ऑफ द प्रिज्म। सपोज ये एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम है और ये प्रिज्म कुछ मटेरियल में बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है। तो मतलब ये प्रिज्म डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है।
रेयरर मीडियम, रेयरर, ये है डेंसर। सपोज एक सोर्स है, इसमें से लाइट रेज निकल रहे हैं, यहां से एक लाइट रे जाकर इंसिडेंट हुआ एक्स वाई सरफेस के ऊपर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। इसके ऊपर जब गिरेगा, ये तो प्रिज्म के अंदर जब एंटर करेगा, प्रिज्म के अंदर जब जाएगा, क्या होगा? इसका पाथ प्रिज्म नहीं होता तो ऐसा स्ट्रेट होता, प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता तो ये स्ट्रेट जाता। मगर प्रिज्म एक डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम को जाएगा तो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स आएगा। तो नॉर्मल क्या? नॉर्मल इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल, ये एक्स वाई सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। सपोज इसका नाम कुछ देते हैं एन एम। तो ये रे ऐसा जाना चाहिए था जब प्रिज्म नहीं है, तो प्रिज्म है तो वो थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो ये ऐसे नहीं जाके थोड़ा नॉर्मल के पास आएगा। सपोज ऐसे आ गया, तो ये हमारा बना कौन सा एंगल? ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन होने के बाद। और ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अभी ये जो रे गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये एक्स जेड के ऊपर इंसिडेंट हुआ। अभी एक्स जेड के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद ऐसे जाना चाहिए था, ये सरफेस नहीं होता तो ये स्ट्रेट जाता। सिंस ये सरफेस प्रेजेंट है, ये सरफेस का प्रेजेंस के वजह से ये क्या होगा, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ये पॉइंट पे हमको और एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। तो और एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रा किए तो ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसे सीधा नहीं जाके ये नॉर्मल से दूर आएगा, तो ऐसा आएगा। सपोज ये पॉइंट है एस, ये टी, ये ओ है। सपोज ये ओ डैश है, तो टी ओ डैश के तरफ ये निकलेगा। ये जो नॉर्मल और ये जो रे जो बाहर चला आया, प्रिज्म के अंदर से बाहर चला आया, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, एमर्ज मतलब किसी के अंदर से निकलना। तो ये जो रे ये प्रिज्म के अंदर से निकला है, तो ये एमर्जेंट रे। और ये जो नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है, इसको हम एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलेंगे। ई है एंगल ऑफ एमर्जेंस, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R1 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स वाई। और ये जो एंगल है R2, कौन सा?
STN एंगल STN, ये R2, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन XZ। XZ जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2। इसको हम R2 नेमिंग किए हैं, इसको R1 किए हैं, क्योंकि आगे ये दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकलेगा। ये R लिखने से उसको याद करना, वो फार्मूला को याद करना ईजियर होगा। नहीं तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I1 या I' और I2 भी लिख सकते हैं, मगर ये दोनों के बीच में एक रिलेशन निकलेगा, उसको याद करना ईजियर होगा, इसलिए हम इसको R1 लिए हैं तो इसको भी R2 लिए हैं। एक्चुअली दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दी XZ सरफेस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट दी XY सरफेस। तो नाम सब याद रह गया। ये एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस XZ। और ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ये ऐसे जाना चाहिए था, तो फाइनली ये इस डायरेक्शन में निकला। तो ये गाड़ी ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे चला गया, तो कितना एंगल डेविएट हुआ, इतना एंगल डेविएट हुआ। मतलब ये जो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे निकल गया, मतलब इसको पीछे थोड़ा बढ़ा देते। ये इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को थोड़ा बैकवर्ड ट्रेस कर लेते हैं, इसको फॉरवर्ड। तो दोनों जहां पर मिले, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, मतलब ये सपोज U है, ये सपोज V है, तो हमारा UVO इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इतना एंगल वो डेविएट हो गया, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे टर्न कर गया। सो द एंगल बाय व्हिच द इंसिडेंट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इसका ओरिजिनल पाथ से जितना एंगल डेविएट हो गया प्रिज्म से निकलने के लिए, वो एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, और इसका नेमिंग करेंगे स्मॉल d। कुछ किताब में कैपिटल D लिखा होता है, कुछ किताब में ऐसा सिंबल डेल भी देते हैं, हम स्मॉल d यूज करते हैं। तो ये सब नेमिंग हो गया। तो चलो, ये नेमिंग के बाद हम कुछ यूजफुल मैथमेटिकल फार्मूला निकालते हैं प्रिज्म रिलेटेड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यूज, जेई मेन हो या नीट हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो में हम प्रिज्म क्या है, कैसे हम प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन कैसे लेते हैं, और प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन का कौन सा साइड किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा बेस है, कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सब मालूम कर लिए। फिर उसका जो रे डायग्राम, रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म के थ्रू में, इंसिडेंट रे कौन सा है, एमर्जेंट रे कौन सा है, एंगल ऑफ एमर्जेंस कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अंदर में क्या है, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या है, ये सब मालूम कर लिए। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो रिलेटेड मैथमेटिकल